हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2020 का जो प्रश्न पत्र है, इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो आपका किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र का जो स्टार्टिंग का जो आपका पेज आएगा उसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपको सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। क्या क्या दिया गया है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है यानी मार्क्स जो है वो कितना है, 70 मार्क्स। यानी ये जो प्रश्न पत्र है वो 70 मार्क्स का एक प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, यानी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन पेपर है, 30 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सारे के सारे जो प्रश्न है वो जरूरी है, यानी आपको सारे प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक 1 अंक के प्रश्न है। यानी अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 1 से 8 की, 1 से 30 तक आपके प्रश्न है, तो 1 से 8 तक के जो प्रश्न है वो कितने अंक के हैं, 1 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 9 से 18 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 से 27 प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, तथा प्रश्न संख्या 28 से 30 प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि प्रश्न कौन कौन से प्रश्न कितने कितने मार्क्स के हैं। पहले आपका 1 अंक का प्रश्न है, तो 1 अंक के जो प्रश्न होंगे उनको आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। आपके पास या तो मल्टीपल चॉइस होंगे या आपको डायरेक्ट, जैसे कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोल देंगे, कोई एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने के लिए बोल देंगे, तो आपको ये डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी 1 लाइन में आपको इसमें आंसर देना है। दूसरा है 9 से 18, ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है डिटेल में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपसे अगर पूछ लेता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जो आपका कूलम है वो क्या है, तो आपको वो लिखता है प्लस आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना है। अगला है आपका 19 से 27 3 अंकों का प्रश्न। तो यहाँ पे जो है 19 से 27 जो है प्रश्न ये 3 अंकों के होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना है। जैसे आपसे पूछ लेगा लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, उसके गुण बताएंगे और उसके उदाहरण बताएंगे। ठीक है, अगर यही प्रश्न आपका 5 अंक में आता है तो आपको पूरा आपको मैकेनिज्म बताना है, किस तरीके से यहाँ पे डोमेन का फॉर्मेशन होता है, डोमेन बनते हैं, किस तरीके से आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उसका प्रभाव हमारे लोह चुंबकीय जो है पदार्थ पे पड़ता है। तो आपको डेफिनेशन भी देनी है, पूरा मैकेनिज्म देना है, किस तरीके से ये इसमें चुंबकत्व आता है, ये मैग्नेटाइज होता है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं और सारी प्रॉपर्टीज देनी है। यानी जो आपका ज्यादा अंक का प्रश्न होगा, जैसे 5 अंक का है, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना है, सब चीज बतानी है। 1 अंक का है तो डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, 3 अंक का है तो आपको डेफिनेशन और थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो लेंथ होगी वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, यानी बाकी अगर आप देखें ओवरऑल जो है यहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ओवरऑल तो नहीं लेकिन आंतरिक आपके पास विकल्प है। जैसे 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, उनमें आपको ऑप्शन दे देगा
या तो आप एक पहला वाला करिए अथवा दूसरा करिए। इसी तरीके से 5 नंबर के प्रश्नों में आपके सारे प्रश्न ऐसे ही हैं और 3 अंकों के प्रश्नों में आपके जो है 3 प्रश्न ऐसे इस तरीके के आपको मिले और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही विकल्प का उत्तर देना है, यानी जो 2 क्वेश्चन आपके पास विकल्प में है उनमें से सिर्फ आप एक ही का उत्तर। कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। जहां आवश्यक हो निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मान का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है अलग अलग नियतांक दिए गए हैं, जहाँ पे आपको जरूरत है वहां पे आप इसका यूज करेंगे। बेसिकली इनका उपयोग जो है न्यूमेरिकल में हो। तो यहाँ पे आपके पास सी का मान है, एच का मान है, ई है, ठीक है, आपका म्यू नॉट हो गया, जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हो गया, एवोगैड्रो नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, और आपका जो है न्यूट्रॉन की संहिता यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब भी आपको यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन नियतांकों का उपयोग आप कहाँ करेंगे, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट में दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो आपके शुरुआती प्रश्न है वो एक एक मार्क्स के प्रश्न है, ठीक है, एक एक मार्क्स के 1 से 8 तक प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यानी स्टार्टिंग के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, वैद्युत धारिता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। तो आपको कैपेसिटेंस का जो है मात्रक बताना। कैपेसिटेंस किसकी होती है, धारिता किसकी होती है, संधारित्र की, कैपेसिटर की, जिसे आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस का यूनिट बतानी है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है फैरेड और चौथा है हेनरी। यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है। वैद्युत धारिता के मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है उसको हम फैरेड में, जिसे आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम इसे मापते हैं या इसका मात्रक यह है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला है आपका वोल्ट। तो वोल्ट किसका है आपका मात्रक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर आपका क्या है, थर्ड है फैरेड। अब हम बात करते हैं वोल्ट की। वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है, वोल्ट आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आप जिसे आप क्या कहते हैं विद्युत विभव या जो आपका विभव अंतर है उसका ये क्या है मात्रक है वोल्ट, ठीक है। तो क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका ये क्या है मात्रक। नेक्स्ट है आपका ओम। आप जानते हैं ओम किसका होता है, प्रतिरोध के प्रतिरोधकता, सॉरी प्रतिरोध के प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का, प्रतिरोध के प्रतिरोधक के प्रतिरोधक का ये क्या होता है मात्रक होता है, ठीक है। रजिस्टर का मात्रक होता है, ठीक है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, इसको आप वी सिंबल से करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, आपको पता होना चाहिए। हेनरी, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसका है, प्रेरक या विद्युत प्रेरक, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो हेनरी है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया है कि जो आपका वोल्ट है ये किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आपका पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर का। ओम किसका है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसको यहाँ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फैरेड है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस,
यानी विद्युत धारिता। हेनरी है आपका इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस यानी विद्युत प्रेरकता। ठीक है, इसको आप एच से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और फैराड आपका किसका है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हर एक, जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी भौतिक राशियों के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी आपको यूनिट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। आपके इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हमने अभी तक जितने प्रश्न पत्र देखे हैं, 3 हमने प्रश्न पत्र देख लिए हैं, तीनों में हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए हर एक भौतिक राशि का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आप इसे नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कोबाल्ट तथा निकल है, यानी आपको बताना है कोबाल्ट निकल कैसे प्रदान। ऑप्शंस है आपके पास, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और चौथा है आपका नन ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोबाल्ट और निकल किस प्रकार के पदार्थ। तो अगर हम कोबाल्ट और निकल की बात करें तो ये है आपकी क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी थर्ड आपका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में फर्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जो है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी ऑर्बिट में पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, तो जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ जिस दिशा में फील्ड लगाई जाती है, उस दिशा के विपरीत दिशा में जो है इनके जो इसके जो आपका डायपोल मोमेंट है, ठीक है, वो इसके विपरीत दिशा में होता है। या हम ये कह सकते हैं इस प्रकार का जो पदार्थ होता है वो रिपेल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इसका भी आपका जब फील्ड नहीं लगाई रहती तो किसी प्रकार का आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप फील्ड लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं और उसी दिशा में होते हैं जिस दिशा में आपने फील्ड को लगाया, जिस दिशा में आपने क्षेत्र को लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ फेवरली या कम मैग्नेटाइज होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित। ठीक है, अगला है आपका लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं फील्ड की तरफ। इनके जो आपके जो अलग अलग जो इसके जो है, जो इसके डोमेन्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स के डोमेन्स, वो क्या होते हैं, उनमें मैग्नेटाइजेशन होता है। लेकिन वो क्या होते हैं, डोमेन में एक ही तरफ होते हैं, जिस कारण ओवरऑल डोमेन और पूरा का पूरा अगर हम पदार्थ की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी ये बेहद ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसके क्या उदाहरण है, आपके कोबाल्ट और निकल। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कोबाल्ट, निकल है, आयरन है। तो ये सारे क्या है, इसके उदाहरण। इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें, पानी की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। और प्लैटिनम की बात करें तो ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के उदाहरण है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये इनके उदाहरण है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होता है। Which of the following will have maximum velocity in vacuum? यानी आपसे क्या कहा गया है कि वैक्यूम में, निर्वात में सबसे ज्यादा वेलोसिटी यानी वेग किसका होता है। ऑप्शंस है आपके, अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स,
दूसरा है दृश्य प्रकाश तरंगे यानी विजिबल रेज, तीसरा है पराबैंगनी तरंगे यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, और चौथा है आपकी इन सभी का वेग समान होता है। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, वैक्यूम में किसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात करी थी कि जो लाइट वेव्स होती है ये एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम देखें तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों यानी अवरक्त किरणें, विजिबल या दृश्य प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो है ये क्या है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ईएम तरंगे हैं। और क्या होता है, हमने हमने ये पढ़ा है कि जितनी भी आपकी ईएम वेव्स होती है सबकी जो है वेलोसिटी, सबका वेग सेम होता है, कितना होता है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे आप स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी स्पीड से जितनी भी आपकी सारी की सारी आपकी ईएम वेव्स है, चाहे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स है, सारी की सारी यूवी रे, गामा रे, ये सारी की सारी जितनी भी रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेज जो है वो सारी की सारी जिस वेलोसिटी से चलती है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जो है वो जो है आपकी पराबैंगनी किरणें, इन सब का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो किसी की भी आपकी मैक्सिमम नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ आपका आंसर। और कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्यों होगी, क्योंकि ये सारी की सारी किरणें जो है, तीनों की तीनों किरणें क्या है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चाहे आपकी पराबैंगनी तरंग हो, चाहे आपकी विजिबल रेज दृश्य प्रकाश तरंग है, चाहे अवरक्त तरंग है, तीनों की तीनों आपकी क्या है, ईएम वेव्स है और इसकी वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपका आंसर फोर्थ होगा, आप इसे नोट करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, वो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से हो। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, अर्धचालकों की, तो हमारे पास हमने जो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की थी। हमने यहाँ पे जो है जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे हमने क्या क्या कहा था कि हमारे पास दो तरीके के जो है डोपिंग के कारण दो तरीके के आपके जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक आता है पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप, ठीक है। पी और एन टाइप की हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की थी। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स की, तो हमने क्या कहा था, इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक होते हैं वहां पे जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके क्या होते हैं, मेजॉरिटी किसकी होती है, बहुसंख्यक किसकी होती है, आपके पॉजिटिव चार्ज की या होल्स की, इसे आप क्या कहते हैं, पोर्टर, ठीक है, पी टाइप। हम एन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं यानी ऋणावेश। तो मेजॉरिटी किसकी होती है, नेगेटिव की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो एन टाइप में आपके नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन। पास दो प्रकार के जो है अर्धचालक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, पी और एन टाइप के। पी में क्या होते हैं, कोटर यानी होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे आपसे जो है आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन है, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है कोटर। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल और जो है कोटर यानी होल्स। तो जब हम बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो आप ये जानते हैं कि ये आपका जो परमाणु या जो एटम होते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इनसे मिलके आपका एटम बना होता है।
आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, ये नाभिक में होते हैं। और ये तो अगर हम बात करें एन टाइप की, ठीक है, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में जो है आपके नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें पी टाइप में, तो पी टाइप में क्या होते हैं आपके पोटर, ये तो पी टाइप में आपके पोटर होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका ये आंसर आएगा, और आपको ध्यान रखना है कि पी टाइप में आपका क्या होता है, पोटर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पोटर यानी होल्स, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से में कौन सी चीज आपकी मेजॉरिटी है, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, बहुसंख्यक आवेश कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो 4 प्रश्न थे, वो जो प्रश्न थे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हमारा जो प्रश्न है ये भी आपका 1 मार्क्स का ही प्रश्न है, लेकिन ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन आंसर टाइप का एक क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माधक मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। Write the relation between root mean square value and peak value of alternating current। यानी आपको क्या बताना है, आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, यानी करंट की जो IRMS वैल्यू है और करंट की जो पीक वैल्यू है जिसे आप I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है और सीधे आपको क्या पूछा गया है, फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो फॉर्मूला है आपका न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है सिंपल डेरिवेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे। तो आपका रिलेशन आएगा IRMS बराबर I नॉट अपॉन रूट 2, जो कि बराबर होगा आपका 0.707 I नॉट के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका है 0.707 I नॉट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। यहाँ पे IRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी क्या है, वर्ग माध्य मूल मान है। धारा का IRMS जो है वो क्या है, आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और I नॉट क्या है, आपका शिखर मान, ठीक है। धारा का शिखर मान लिखेंगे आप, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या होता है आपका, E बराबर mc²। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc², जहाँ पे E क्या है आपका, एनर्जी यानी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, M जो है द्रव्यमान को, और C क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है। तो आंसर आप लिखेंगे द इक्वेशन developed this equation developed by Albert Einstein which is usually given by E equals to mc², यानी वो इक्वेशन जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है, कौन सा है, E बराबर mc², showing that when energy of a body changes by an amount E, no matter what form of energy takes, the mass of the body will change by an amount of E by c²। तो क्या कहा गया है कि ये जो रिलेशन है वो क्या बताता है कि जब भी जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है या पिंड की जो एनर्जी है वो बदलती है E अमाउंट में, तो उसका जो मास होता है
ठीक है। जो मास होता है, मास में जो बदलाव आता है वो आता है E बराबर E अपॉन सी स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास में बदलाव आपका इस तरीके से, तो आपका जो रिलेशन है वो आपका ये है, ये आपको लिखना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा विकसित समीकरण जिसमें आमतौर पर इस प्रकार से दिया जाता है, E बराबर m c का स्क्वायर। यह दर्शाता है कि जब किसी पिंड की ऊर्जा में E की मात्रा में परिवर्तन होता है, चाहे ऊर्जा किसी भी रूप में हो, तो पिंड का द्रव्यमान m E अपॉन सी स्क्वायर के बराबर मात्रा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा जो है विकसित किया गया है। या और इसे आप किस तरीके से लिखते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, आपका ऊर्जा है, M क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ पे ये आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण लिखे। यानी आपको कोई भी एक नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स का एक है फीचर लिखे। अब कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल वह बल होता है जिसके कारण न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। आप ये जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है, एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है एटम का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है। ठीक है, और यही क्या बनाता है, आपका मास बनाता है। अब हम जब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो कहाँ होते हैं, आपके न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है, और ये नाभिकीय बल वही बल है जिसके कारण आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें नाभिकीय बल की, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी ये बहुत कम रेंज में आपका ये बल लगता है, और एक रेंज के बाद ये रिपल्सिव भी हो जाता है, रिपल्सिव नेचर में भी होता है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो सारे के सारे जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके न्यूक्लियस या नाभिक के पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत छोटे से रेंज तक ये लगता है। ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है। ठीक है, 0.7 हेनरी तक ये क्या होता है, आपका ये फोर्स आपका क्या होता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, आपका ये अट्रैक्टिव होता है। और इसी के वजह से जो है आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज भी यही डिसाइड करता है। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, इनमें से आप कोई भी एक जो है प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। Nuclear force is the force that binds the neutrons and proton in a nucleus together। यानी नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूट्रॉन और प्रोटोनों को न्यूक्लियस में, नाभिक में बांध के रखता है। The following are the few characteristics of the nuclear force। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहला है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में, बट विद अ रिपल्सिव कोर। लेकिन इसका जो कोर होता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। That is the reason that the nucleus is held together without collapsing in itself। इसीलिए जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बगैर कोलैप्स हुए आपके एटम में होता है, परमाणु में होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स। हर एक न्यूक्लियॉन के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस एक जैसा होता है। एट अ डिस्टेंस लेस देन 0.7 फर्मी द फोर्स बिकम रिपल्सिव। यानी 0.7 फर्मी के लिए जो फोर्स होता है रिपल्सिव होता है। It is one of the most interesting property of the nuclear force। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की।
as this repulsive component of the force is what decides the size of the nucleus. और जो ये आपका रिपल्सिव फोर्स होता है ये डिसाइड करता है कि ये डिसाइड होता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपका जो न्यूक्लियस होगा, जो नाभिक होगा उसका आकार या उसका साइज कैसा है। परमाणु बल वह बल है जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक साथ बांधता है। परमाणु बल के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। यह आपका नाभिक बल होगा। नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। यह प्रकृति में आकर्षक लेकिन प्रतिकारक मूल वाला होता है, ठीक है। यही कारण है कि नाभिक अपने आप में ढहे बिना एक साथ बना रहता है। नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियॉन्स के लिए समान होता है। 0.7 फर्मी से कम दूरी पर यह बल प्रतिकारक हो जाता है। यह परमाणु बल के सबसे दिलचस्प गुणों में एक है क्योंकि बल का यह प्रतिकारक घटक ही नाभिक का आकार तय करता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इनमें से कोई भी एक विशेषता यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने नाभिकीय बल की डेफिनेशन भी देख ली कि नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क से करके आना है इस क्वेश्चन को। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दिया गया है, आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है डायपोल मोमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी पी की वैल्यू दी गई है आपको। ये आपकी पी की वैल्यू है और आपकी ई की वैल्यू दी है। और दोनों की जो है आपका जो आपका एक समान द्विध्रुव है उसकी जो दिशा है, या आप बात करें थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा, ठीक है, वो कितना लगेगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।